बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 5 में आज हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। लिक्विड स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम आज ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इवेपोरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इवेपोरेशन क्या है। ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड वेपर स्टेट के अंदर चेंज हो जाए। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट और वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड से वेपर्स बन जाते हैं, उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। एक इसका रिवर्स भी है कि जब गैस लिक्विड में चेंज हो जाए तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। इवेपोरेशन है लिक्विड से गैस में चेंज होना, जबकि कंडेंसेशन है गैस से लिक्विड में चेंज हो जाना। अब ये जो इवेपोरेशन है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडो मीन एब्जॉर्ब करना, थर्मिक हीट। तो एंडोथर्मिक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और उस हीट के नतीजे में लिक्विड जो है वो गैस के अंदर चेंज हो जाता है और हम कहते हैं कि इवेपोरेशन होगी। अब ये इवेपोरेशन है ये हर टेम्परेचर पर हो सकती है। हर टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ हीट लिक्विड एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है उतने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है और जो मॉलिक्यूल्स वो एनर्जी गेन करते हैं वो मॉलिक्यूल्स उस लिक्विड से एस्केप कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और इवेपोरेशन हो जाती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। अगर टेम्परेचर कम हो तो इवेपोरेशन की स्पीड स्लो हो जाती है। इवेपोरेशन ज़रूर होती है चाहे टेम्परेचर कम हो चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो अगर हमारे पास 1 मोल लिक्विड वाटर का हो और उसको हमने गैस के अंदर चेंज करना हो तो 40.7 किलो जूल एनर्जी चाहिए। 1 मोल लिक्विड वाटर, 1 मोल लिक्विड वाटर, ये हमारे पास वाटर है लिक्विड फॉर्म के अंदर। अगर हमने इसको गैस की फॉर्म में चेंज करना है, H2O गैस की फॉर्म में, तो कितनी हीट चाहिए? 40.7 किलो जूल। 40.7 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H ठीक है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 1 मोल लिक्विड वाटर को 1 मोल गैसियस वाटर में चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए वो है 40.7 किलो जूल पर मोल। अब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, हर वक्त ये स्टेट ऑफ मोशन में है। इट मीन्स हर मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी का जिक्र करेंगे कि उन मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब ये काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स जिनकी
काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से लिक्विड की सरफेस से एस्केप कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी मौजूद है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मौजूद है। तो मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने के लिए उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करना पड़ता है। जब तक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म नहीं होती, उस वक़्त तक लिक्विड के मॉलिक्यूल लिक्विड से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर से, तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये यूज़ होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ख़त्म करने के लिए। तो जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ख़त्म होती है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड की सरफेस से बाहर निकल जाते हैं और हम कहते हैं कि लिक्विड इवेपोरेट हो गया। तो लिक्विड की इवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। टेम्परेचर लाजमी नहीं कि ज़्यादा हो या कम हो, कोई भी टेम्परेचर हो, कम टेम्परेचर हो तो भी इवेपोरेशन हो सकती है, ज़्यादा टेम्परेचर हो तो भी इवेपोरेशन हो सकती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ज़्यादा टेम्परेचर हो तो इवेपोरेशन तेज़ी के साथ होगी, कम टेम्परेचर हो तो इवेपोरेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो इवेपोरेशन जो है ये हर वक्त होती रहती है और हर टेम्परेचर के ऊपर होती है, और इवेपोरेशन और टेम्परेचर ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो इवेपोरेशन भी कम। अब एक और बात कि जो इवेपोरेशन है ये एक कूलिंग प्रोसेस है। इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। जब भी इवेपोरेशन होती है तो उसके नतीजे में ठंडक फील होती है। अब ये किस तरीके से होता है? टेम्परेचर जो है ये है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर कम हो तो हम कहते हैं कि चीज़ ठंडी है, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि चीज़ गर्म है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। और टेम्परेचर क्या होता है? जिस चीज़ का टेम्परेचर हम बता रहे हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उस सब्सटेंस के अंदर, उस लिक्विड के अंदर, उस सारे मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर कहलाता है। अब जितने हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे ज़्यादा, उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे तो टेम्परेचर कम होगा। अब अभी हमने डिस्कस किया कि जब इवेपोरेशन होती है तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ख़त्म करके बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जब बाहर निकल गए तो पीछे जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स रह गए वो लो एनर्जी वाले। जब लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल पीछे रह जाएंगे तो ये अंडरस्टूड है कि उनका टेम्परेचर जो है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर है सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स तो बाहर निकल गए, लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज आएगा वो भी कम आएगा, तो टेम्परेचर जो है वो भी खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब जब हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, पीछे टेम्परेचर जो है वो कम रह जाता है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए, इस डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए हमें हीट ऑफ फ्लो का कंसेप्ट है कि हाई टेम्परेचर से लो की तरफ। अब जहाँ पे एनर्जी कम होगी, वहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया, तो वो फिर क्या करेगी? कंपनसेशन कैसे होगी कि सराउंडिंग से जो एनर्जी है वो उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी जहाँ पे एनर्जी कम हुई है। तो जब सराउंडिंग से भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ तो हमें कूलिंग इफेक्ट फील होगा। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि इवेपोरेशन जो है ये एक कूलिंग प्रोसेस है। इस एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम अल्कोहल का एक ड्रॉप अपनी हथेली के ऊपर रखें
तो कुछ देर के बाद हमें फील होता है, ठंडक फील होती है। इसकी वजह क्या है कि अल्कोहल जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ इवेपोरेट हो जाता है। वाटर से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ अल्कोहल इवेपोरेट होता है, क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बहुत वीक है। हमारे हाथ की एनर्जी के जो टेम्परेचर है उसी से वो इवेपोरेट हो जाते हैं, और सराउंडिंग से भी उनको एनर्जी मिल रही होती है, हीट मिल रही होती है। तो जैसे हम उसको अपनी हथेली के ऊपर एक ड्रॉप गिराते हैं अल्कोहल का, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फौरी तौर पर इवेपोरेट हो जाते हैं, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए उस ड्रॉप के इर्द गिर्द से जो एनर्जी है वो उस जगह पे ट्रांसफ़र होती है, और नतीजे में हमें ठंडक फील होती है। अब हम फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें वो आ जाता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया और इवेपोरेशन ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी इवेपोरेशन भी कम होगी। आप देखो घरों में वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल कर उसको हमारे घर की लेडीज़ उन कपड़ों को फैला देती हैं। पहले उनको फैलाती हैं और फिर फैलाकर रस्सी के ऊपर डाल देती हैं। क्यों ऐसा करती हैं? वो जैसे मशीन से निकलते हैं कपड़े सुखड़े हुए, उसी तरीके से रस्सी पे नहीं डाल देती, उनको पहले फैलाती हैं, फैला के फिर रस्सी पर डालती, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है। चाय का कप, कप में चाय गर्म होती है, जल्दी ठंडा करना हो तो हम क्या करते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं, उसको सॉसर के अंदर डाल देते हैं, तो चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। कप का सरफेस एरिया कम होता है, तो कम सरफेस एरिया से इवेपोरेशन कम होती है, ज़्यादा सरफेस एरिया से इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि इवेपोरेशन जो है ये सरफेस फिनोमेना है, सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। सरफेस ज़्यादा कर दो इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर और इवेपोरेशन ये भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर और इवेपोरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी आएगी तो मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर काबू पाएंगे और वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। अगर हम 2 गिलास ले लें या 2 बीकर ले लें, इन दोनों को यहाँ तक फिल कर दिया, एक में हॉट वाटर है, एक में कोल्ड वाटर है। कुछ देर के बाद इन दोनों को दोबारा ऑब्जर्व करें तो हॉट वाटर जो है उसका लेवल ज़्यादा तेज़ी के साथ कम हो जाएगा। कोल्ड वाटर यहाँ तक होगा लेकिन हॉट वाटर ज़्यादा नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसके अंदर मॉलिक्यूल तेज़ी के साथ इवेपोरेट कर गए। आप देखा होगा तेज़ धूप हो तो कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं, और जब धूप ना निकली हो तो फिर कपड़े जल्दी ड्राई नहीं होते, खुश्क नहीं होते। इसका मतलब कि टेम्परेचर इफेक्ट करता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम हो तो इवेपोरेशन कम होगी। और फिर तीसरा फैक्टर आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स,
अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इवेपोरेशन, ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी उतनी इवेपोरेशन कम होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी, इवेपोरेशन ज्यादा होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी टेम्परेचर से आती है। जैसे उनको एनर्जी मिलती है तो उन्होंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना होता है। अगर फोर्स स्ट्रांग होगी तो ज्यादा हीट लेकर, ज्यादा एनर्जी लेकर वो उस फोर्स को तोड़ेंगे, तो फिर इवेपोरेशन देर से होगी। लेकिन अगर फोर्स वीक है तो थोड़ी सी एनर्जी आई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक किया और इवेपोरेशन हो गई। इसलिए इवेपोरेशन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगी तो इवेपोरेशन कम होगी, फोर्सेस वीक होंगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए अगर हम कंपेयर करें अल्कोहल और वाटर को कि दोनों में से कौन जल्दी इवेपोरेट होता है, तो अल्कोहल में क्योंकि वीक फोर्सेस हैं, वाटर में स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए अल्कोहल जो है वो तेज़ी के साथ इवेपोरेट हो जाता है। अगर आप मोटरसाइकिल की पेट्रोल वाली टैंकी का ढक्कन ऊपर से ओपन कर दें, कुछ देर के बाद सारा पेट्रोल जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो फोर्सेस है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वीक हैं, तो वो जल्दी तेज़ी के साथ इवेपोरेट हो जाएंगे। पानी के अंदर स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पानी इवेपोरेट होने में ज़्यादा टाइम लगाता है। तो आज हमने डिस्कस किया इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन किस तरीके से होती है, इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है और इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स को इस पर इफेक्ट करती है। वो 3 फैक्टर्स पढ़े हमने, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। शुक्रिया।